बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने फिज़िक्स क्लासेस 9th एंड 10th लेवल का एक चैप्टर है सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना है। इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए क्या फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे वो फार्मूलाज आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं और आपने ये फार्मूलाज चैप्टर में पढ़े भी हैं। अब हम आगाज करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट नंबर पे न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल ये है, एट व्हाट स्पीड मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर टू एक्सपीरियंस a centripetal acceleration of 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस सवाल में क्या कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर देखें ये एक सर्कल है, कह रहे सर्कल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को क्या करना है, इस सर्कल के ऊपर मूव करना है, हरकत करनी है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये बताएं कि ये सर्कल के ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस वेलोसिटी से मूव करे, किस वेलोसिटी से हरकत करे कि इसका जो एक्सेलरेशन हो वो कितना हो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये जो सर्कल आपके सामने मौजूद है इसका रेडियस भी बता दिया गया है, कितना रेडियस है, 2 मीटर। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डेटा बनाते हैं। अब जरा तवज्जो से देखिएगा डेटा किस तरह से बनेगा। यहां लिखा हुआ है एट व्हाट स्पीड, मतलब क्या है कि वी हैव टू फाइंड द स्पीड। अगर स्पीड फाइंड करनी है तो यहां क्या लिखेंगे कि वी हैव टू फाइंड आउट द वी। हमें वी मालूम करनी है, स्पीड मालूम करनी है इस ऑब्जेक्ट की जो यहां पर सर्कल के ऊपर क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का जो रेडियस है कितना है, कितना रेडियस दिया हुआ है, 2 मीटर, ये लिखा हुआ है देखिए। उसके बाद सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, ये दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखिए ये लिखा हुआ है। इस तरह से हम इसका डेटा बना लेंगे कि आपसे कहा गया है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 मीटर है और कह रहा है कि किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करे कि इसमें कितनी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। आपके सामने डेटा बन चुका है और अब आप क्या करेंगे, इस डेटा को देखेंगे और साथ ये देखेंगे कि कौन सा फार्मूला सुइटेबल है। अब आप गौर करें तो आपको नजर आ रहा है कि रेडियस है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, स्पीड है। तो यहां पर इसको जब देखेंगे तो कौन सा फार्मूला आपको नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट वाला फार्मूला सुइटेबल है। तो यहां पर हम फर्स्ट वाला फार्मूला लिख देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर क्या है, हमें v मतलब क्या मालूम करना है, स्पीड मालूम करनी है। ठीक है, तो स्पीड अगर हमने मालूम करनी है तो इस स्पीड को हम अलग कर लेते हैं। अलग करने का मतलब क्या है कि इस v स्क्वायर को साइड पर कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, क्या तरीकाकार इसको अलग करने का कि यहां पर r क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यू भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू आर। और यहां पर ये v स्क्वायर है, आपको v फाइंड करना है, v स्क्वायर नहीं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सोचे क्या करना पड़ेगा आपको, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। यहां भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहां पर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। उसके बाद यहां पर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी इंटू आर। अब यहां पर क्या करना है, आपने जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, ये जरा गौर करें, 9.8 और रेडियस की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 19.6। ठीक है, ये आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4.427 मीटर पर सेकंड। तो ये स्टूडेंट इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। तो हमें पता क्या चल गया, पता ही चल गया कि जो ऑब्जेक्ट है किस वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी से अगर यहां पर क्या करेगा, ट्रेवल करेगा तो इतना एक्सेलरेशन इसमें होगा। ठीक है जी, तो ये इसका क्या आ गया है, आंसर। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर दिया है।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है, अ कार गोज राउंड अ कर्व एट 20 मीटर पर सेकंड, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 मीटर, कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है जी, आपने क्या करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां पर जरा देखें, इस सवाल को पढ़ने के बाद आपको क्या नजर आ रहा है, क्या डाटा बनेगा। अ कार गोज राउंड कर्व एट 20 मीटर पर सेकंड। सोचिए ये क्या है, ये कार की क्या दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है। तो जब डाटा बनाएंगे तो ये वेलोसिटी आ जाएगी। उसके बाद रेडियस जो दिया हुआ है, जो भी एक पाथ है, जिस पाथ के ऊपर, कर्व के ऊपर, ये कर्व है, इसके ऊपर जो ट्रेवल कर रहा है, कौन ट्रेवल कर रहा है, कोई बॉडी ट्रेवल कर रहा है, कार ट्रेवल कर रही है, तो इसका रेडियस बता दिया गया है। कितना रेडियस है जी, 50 मीटर। इसी तरह से कह रहा है कि आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करें, फाइंड आउट करें। ये बिल्कुल जो क्वेश्चन 2 है, जस्ट लाइक क्वेश्चन 1। ठीक है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम वही है, वही वाला फार्मूला अप्लाई होगा। सिर्फ क्या फर्क है कि यहां पर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो फार्मूला अप्लाई करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। आपको नजर आ रहा है कि यहां पर वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। तो यहां क्या करेंगे, v की जगह क्या पुट करेंगे, 20 का स्क्वायर, और यहां पर r कितना है कितना है, रेडियस कितना है, 50। अब आप देखें 20 का स्क्वायर क्या आएगा, 400, और ये 50 एज इट इज आ जाएगा। जब इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ये दोनों क्वेश्चन होपफुली आपको समझ आ गए होंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। जी स्टूडेंट, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। A proton of mass 1.67 exponent minus 27 kilogram is moving on circle of radius 100 centimeter। यहाँ पर कह रहा है कि एक सर्कल है, जिस सर्कल का रेडियस कितना है, 100 जो है सेंटीमीटर। इस सर्कल के ऊपर क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो आपसे फर्दर क्या कह रहा है कि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जिसकी वैल्यू 1 एक्सपोनेंट माइनस 12 न्यूटन है। ठीक है, जो कि सेंटर की तरफ लग रही है ये फोर्स, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। कह रहे हैं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। दोबारा सुनिए, आपसे कह रहा है कि यहां पर एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन सर्कल के ऊपर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे सर्कल के ऊपर जिस सर्कल का रेडियस बता दिया है 100 सेंटीमीटर है। तो याद रखना, जब कोई भी बॉडी सर्कल पर घूमती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू भी बता दी गई है। बस ये पूछा गया है कि आप बताएं ये प्रोटॉन जो यहां रिवॉल्व कर रहा है इसकी वेलोसिटी क्या है। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला काम क्या है कि हम इसका डाटा बनाते हैं, देखते हैं क्या डाटा बनेगा। जरा गौर करना इस बात पे, क्या लिखा हुआ है, अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27। तो ये लिखा हुआ है इसका मास। डाटा में पहले क्या आ जाएगा, मास। किसका मास, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यहां लिख देंगे। उसके बाद आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है कि जिस सर्कल के ऊपर ये रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस बताया हुआ है। रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, 100 सेंटीमीटर। देखिए 100 सेंटीमीटर। और याद रखना, हम जब भी कैलकुलेशंस करते हैं तो हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर इस्तेमाल करते हैं। ये पहले भी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, किस तरह से करेंगे, क्या तरीकाकार है, बहुत आसान बात है। हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल का रेडियस 1 मीटर है। और फिर उसके बाद इसके ऊपर फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो लिखी हुई है वो कितनी है, 1 एक्सपोनेंट माइनस 12 न्यूटन। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि बताएं ये किस वेलोसिटी से क्या कर रहा है, प्रोटॉन सर्कल पे ट्रेवल कर रहा है। तो ये आप हमारे सामने
क्या बन चुका है, डेटा बन चुका है। इस डेटे को देखना है और फिर हमने फार्मूलास को देखना है और हमने ये समझना है कि विच फार्मूला इज सुइटेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब आप गौर करें, आपको नजर आ रहा है इस क्वेश्चन को देखकर, मास है, रेडियस है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वेलोसिटी है, तो ये चार चीजें दी हुई हैं। ये चारों चीजें कहां पर आपको नजर आ रही हैं, इन सब का रिलेशनशिप आपको इस फार्मूले में नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये सेकंड वाला फार्मूला यहां पर इस्तेमाल करेंगे। क्या फार्मूला है कि सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है mv² डिवाइडेड बाय r। अब आप जरा देखें, इस क्वेश्चन को देखें कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्या टारगेट है, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो आपको पहले भी बताया कि जिस चीज को आपने फाइंड आउट करना है उसको हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। तो v को हमने अलग करना है, कैसे करेंगे, जरा तवज्जो से समझिएगा बात को। यहाँ r क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये r इधर आकर क्या हो जाएगा, इस साइड पर जब इज इक्वल टू के साइड पर आएगा तो आकर ये सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मतलब जो चीज यहां पर डिनोमिनेटर में है वो इधर ऊपर आ जाएगी, और जो यहां पर न्यूमरेटर में है वो यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। यहां पर ये देखें मास जो दिया हुआ है m, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहां पर v² आपके पास बच गया। ठीक है, हमने v² नहीं बल्कि v फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। जब स्क्वायर रूट को अप्लाई करते हैं तो आप खुद देखें यहां पर क्या होगा, इधर और इस साइड पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो v इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इनटू रेडियस डिवाइडेड बाय मास। ठीक है जी, अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेना है। यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो क्या क्या वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स की, ये देखें लिखी हुई है 1 एक्सपोनेंट -12। इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं तो यहां देखते हैं कि आपके पास r की क्या वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू है 1। ठीक है, इसी तरह से मास कितना है प्रोटॉन का, ये है 1.67 एक्सपोनेंट -27। ठीक है जी, उसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी आएगा। अब आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए कई तरीके इसको सॉल्व कर देंगे, जिस तरह चाहें आप सॉल्व कर दें, लेकिन एक तरीका मैं बता रहा हूं कि आप क्या करेंगे कि यहां पर ये 1 डिवाइडेड बाय 1.67, इसको आप यहां पर आ जाते हैं सोल्यूशन, फर्दर सोल्यूशन के लिए, कि हम ये करते हैं यहां पर कि 1 डिवाइडेड बाय 1.67, इसको हम अलग कर देते हैं। ठीक है, इसको, और बाकी क्या बचेगा, ये 10 की पावर -12 है, और फिर उसके बाद यहां पर एक और चीज है 10 की पावर -27। ठीक है, ये इसको अगर आप 27 को ऊपर लेकर जाते हैं तो ऊपर जाकर ये -27 क्या हो जाएगा, +27। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां पर आकर ये +27 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके लिए और ज्यादा आसानी हो जाएगी इसको सॉल्व करने में। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो उसके बगैर आप सॉल्व कर देंगे आसानी के साथ। अब इनको आपस में डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो 0.5988, और इस तरह से ये आ जाएगा 10 की पावर, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 15 आ जाएगी। ठीक है जी, और आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आपके पास इसका आंसर आता है, इसका आंसर आता है जी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.44 एक्सपोनेंट 7। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, फर्दर देख लेते हैं। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके, यानी पहले मल्टीप्लाई करना, उसके बाद आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो पहले से हो रहे हैं, डायरेक्ट इसका मतलब स्क्वायर रूट लेंगे, तब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.44 एक्सपोनेंट 7। ठीक है जी, इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई उस प्रोटॉन की, कि प्रोटॉन किस वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये तरीकाकार है किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, मुश्किल नहीं है। ठीक है, और उसके बाद मैं एक बात कहता हूं कि अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल समझ रहे हैं, कहीं किसी स्टेप पर प्रॉब्लम है, तो आप उसको थोड़ा सा रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं उसी चीज को, ताकि अच्छी तरह से बात समझ आ जाए, पॉइंट समझ आ जाए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल
वो बिल्कुल इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल है, ये आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। आपसे कहा गया है कि a string 2 meter long is used to while a 200 gram stone in horizontal circle at a speed of 2 meter per second। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक स्ट्रिंग है, कितनी लंबी स्ट्रिंग है, जरा यहाँ पर हम आ जाते हैं, इस चीज को यहाँ कर लेते हैं हम कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो 2 मीटर लॉन्ग है। ये देखें, ये स्ट्रिंग है जो 2 मीटर लॉन्ग आपको नजर आ रही है। इस स्ट्रिंग को क्या किया गया है, इस स्ट्रिंग के साथ क्या किया गया, एक स्टोन को बांधा गया है और फिर इसको बांधने के बाद यूं क्या किया गया, इसको देखिए ये आपको फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं ये स्ट्रिंग है, इसके साथ ये कोई चीज हमने बांध दी, इसको उसके बाद क्या किया गया, रिवॉल्व किया गया। जब अब आप देखिए रिवॉल्व करते हैं, आपको नजर आ रहा है, जब आप इसको स्ट्रिंग को रिवॉल्व करते हैं तो रिवॉल्व करते हुए क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। ठीक है, जो बॉडी है इस सर्कल के ऊपर घूमता है और उस सर्कल का रेडियस कितना बनेगा, जरा खुद देखें कितना रेडियस बनेगा, जितनी इस स्ट्रिंग की, इस रस्सी की लेंथ होगी उतना ही क्या बनेगा, रेडियस आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने कहा है कि एक स्ट्रिंग के साथ स्टोन को बांधकर एक सर्कल में घुमाया गया। ठीक है, एक मतलब सर्कल में जब घुमाएंगे तो खुद देखें जब सर्कल बनेगा तो इसका सर्कल का रेडियस कितना होगा, जितनी इस स्ट्रिंग की लेंथ होगी, तो जितनी लेंथ होगी स्ट्रिंग की उतना ही रेडियस बनेगा। तो रेडियस है 2 मीटर इस सर्कल की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हमारे पास रेडियस होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए हमें रेडियस की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बात हो रही है कि जिस स्टोन को बांधा हुआ है उसका मास कितना है। हम साथ साथ क्या कर रहे हैं, डेटा बना रहे हैं। तो हमने लिख लिया है कि स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर, मतलब रेडियस जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस 2 मीटर, और जो स्टोन उसके साथ बांधा हुआ है उसका मास 200 ग्राम है। लेकिन हम यूनिट क्या इस्तेमाल करते हैं, किलोग्राम। तो ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में। किस तरह कन्वर्ट करते हैं, जितना भी आपको ग्राम दिया हुआ है, जो भी वैल्यू दी हुई है उसको 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड जैसे ही करेंगे तो आपके पास 0.2 kg आ जाएगा। उसके बाद किस वेलोसिटी से इसको घुमाया जा रहा है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। तो कह रहा है कि यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है जो इस्तेमाल हो रही है इसमें कितनी टेंशन है, कितना इसके ऊपर फोर्स लग रही है, इस बात को आपने समझना है। याद रखना जब हम क्या करते हैं, यानी टेंशन का मतलब क्या होता है, टेंशन बेसिकली जरा देखें, मैं आपको सादा अंदाज से बताता हूं। देखें एक रस्सी है, इस रस्सी के साथ आप कोई चीज बांध देते हैं। जब कोई चीज पे आप बांध देते हैं तो वो चीज नीचे की तरफ फोर्स लगाती है। ठीक है, तो ये रस्सी उसको उठा कर रखने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, तो वो उस फोर्स को क्या कहा जाता है, टेंशन कहा जाता है। तो वही टेंशन यहाँ पर भी मौजूद है। उस टेंशन मतलब यहाँ पर जो फोर्स लग रही है, इस फोर्स को हम टेंशन मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्चुअली ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, तो कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स बताएं, मतलब बातें वही हैं, पूछने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हमने ये बताना है तो क्या करेंगे, फार्मूला क्या अप्लाई होगा, बिल्कुल वही फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। चूंकि रेडियस है, मास है, वेलोसिटी है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला अप्लाई करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर मास की वैल्यू आ जाएगी 0.2, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आएगा, और आर है रेडियस, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2, यहाँ पर लिख देंगे। 2 का स्क्वायर 4 है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.8 आ जाएगा, फिर ये 2 भी आ जाएगा, डिवाइड कर दें तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी आ जाएगी, 0.4 न्यूटन। ठीक है जी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह आपको ये समझ आ गया होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने किस तरह से कैलकुलेट किया है। आपको दोनों न्यूमेरिकल होपफुली अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अब हमने मजीद कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, लेकिन जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। जी स्टूडेंट, देखिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि कह रहे हैं कि कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉयज ऑफ मासेस 50 kg एंड 40 kg रिस्पेक्टिवली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बाय 1 मीटर। कह रहा है कि दो लड़के हैं, एक यहाँ पर मौजूद है, एक यहाँ पर मौजूद है, और दोनों के मासेस, एक का मास 50 है, दूसरे का 40 है, और दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर का डिस्टेंस है, एक दूसरे से 1 मीटर दूर है। ठीक है, तो कह रहा है कि आप बताएं इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी है।
तो आप ये जानते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका डाटा बनाएंगे। तो डाटा क्या बनेगा, कह रहा है कंप्यूट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है और फिर बता दिया गया है, एक मासेस बताए गए, एक लड़के का मास, एक बॉय का मास 50 है और दूसरे का मास 40 है। तो m1 कितना आ जाएगा 50 और m2 कितना आ जाएगा 40 और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो यहाँ r इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमने फाइंड आउट कर दी, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये पूरा डाटा बन गया है, सॉल्व करना है और डाटा हमारे पास मौजूद है। देखते हैं विच फार्मूला इज सुटेबल टू सॉल्व दिस। तो आपको नजर आ रहा है ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, नंबर 3। तो फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखें क्या लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू G m1m2 अपॉन r स्क्वायर। और ये G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो जल्दी से हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, पहले G की वैल्यू पुट करते हैं, इस तरह से m1 की वैल्यू कितनी है 50 वो पुट कर देते हैं, m2 की वैल्यू हम यहाँ पर देखते हैं कितनी है, लिख देते हैं। तो m1 की वैल्यू जो है पहले लिख दें और इसके बाद यहाँ लिख दें 40। वैसे आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहरहाल तो पहले ही आ गया 50 पर 40। अब क्या करना है, आपको नजर आ रहा है कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा और 1 से किसी भी चीज को डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6.67 एक्सपोनेंट -11 50 और 40 को मल्टीप्लाई करें तो 2000 आएगा। अब अगले स्टेप में इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 13,340 ये आएगा, मल्टीप्लाई विद 10 पावर -11 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं 1.334 एक्सपोनेंट -7। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने ये किया है कि ये आपके पास ये जो 1.3340 है, सॉरी 13, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है कि हम इस वक्त यहाँ कहीं डेसिमल नहीं है, डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ सपोज करते हैं डेसिमल यहाँ से यहाँ लेकर आते हैं तो 1 2 3 4 डिजिट क्रॉस करते हैं। जब 4 डिजिट क्रॉस करते हैं तो एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक्सपोनेंट 4, इसके साथ एक्सपोनेंट 4 आएगा। इस एक्सपोनेंट 4 को और ये -11 को जब -11 + 4 करें तो क्या आएगा, -7। इस तरह से ये उस कंडीशन में अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि यूं आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर किसी भी वैल्यू में डेसिमल नहीं होता तो हम देखते हैं डेसिमल को लास्ट में और यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे तो कितने डिजिट क्रॉस किए हैं उतनी 10 की पावर आ जाती है, ठीक है। ये तरीकाकार होता है। इसको साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये होता है कि पहले 2 डिजिट के दरमियान डेसिमल आ जाना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, कंप्यूट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज स्फीयर इफ मास। देखिए यहाँ पर आपको 2 स्फीयर की बात हो रही है, एक का मास ये है इतने ग्राम है, दूसरे का इतने ग्राम है, उन दोनों के दरमियान इतना डिस्टेंस है, तो कह रहा है उनके दरमियान कितनी अट्रैक्टिव फोर्स है ये आपने बताना है। तो उसी तरह से 2 बॉडीज हैं, एक का मास m है, यहाँ पर हमने m1 m2 लिखा था, यहाँ पर उसको हमने m स्मॉल m और कैपिटल M यू भी लिख सकते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मास कितना है 1 ग्राम। हाँ, और आपको पहले भी बताया गया है कि मास हम किस में यूज करेंगे, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इस 1 को 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.001 kg। उसके बाद ये कितना दिया हुआ है 300 ग्राम, इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह करेंगे, 300 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.3 kg आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ दोनों के दरमियान जो दोनों बॉल है उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है, वो है कितना जी 5 सेंटीमीटर। तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो इस तरह से ये किस में आ जाएगा, मीटर में, ठीक है। दोनों के दरमियान फोर्स बतानी है, तो फोर्स बताने के लिए फार्मूला यही जो यहाँ पर अप्लाई हुआ था वही फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। तमाम वैल्यूज आपने, जी की वैल्यू आपको पता है ये 6.67 एक्सपोनेंट -11 है और मासेस भी आपके पास मौजूद हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस भी आपको बता दिया गया, ये डिस्टेंस है। आर की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन इस वाले केस में
आपको जब r का स्क्वायर लेंगे तो कुछ और आएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पर 1 था तो ज़्यादा आसान था, और मुश्किल यहाँ पर भी नहीं है लेकिन यहाँ थोड़ी वर्किंग ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप r की वैल्यू पुट करके स्क्वायर लेंगे, इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका सोल्यूशन आपने खुद करना है। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट बनाएं, उसके बाद फिर आपको एक क्वेश्चन और करवाएंगे। जी स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि 2 balls of 40 kg 20 kg masses attract each other with a force 3.33 exponent minus 7. Find the distance between the masses if the value is this. ठीक है जी, आप आपसे कह रहा है कि 2 बॉल्स हैं, 2 बॉल्स की बात बता रहा है, दोनों के मास बता रहा है। ठीक है, और उनके दरम्यान कितनी अट्रैक्टिव फोर्स है ये मतलब बता दिया गया है, इसकी वैल्यू बता दी गई है, और कहा गया है कि इनके दरमियान कितना जो है वो डिस्टेंस है, ये आप फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, इस सवाल पूछा गया है, डेटा बनाते हैं, मासेस हैं हमारे पास 40 और 20 kg, M1 40 M2 20 kg, और उसके दरमियान और उसके बाद उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 3.33 एक्सपोनेंट माइनस 7। फिर आपको डिस्टेंस बताना है ये, और जी की वैल्यू 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11। ठीक है, ये सारा आपके पास डेटा बन चुका है और आपने सॉल्व करना है। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आप सॉल्व कर चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। फार्मूला क्या अप्लाई होगा आपको नजर आ रहा है, क्या फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी अहम फार्मूला अप्लाई करना, डेटा बनाना तो आसान है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सी प्रॉब्लम करती है स्टूडेंट्स को, चूँकि थोड़ी सी मुश्किल है। तवज्जो समझिएगा, इतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ा तवज्जो समझेंगे तो बात समझ आ जाएगी। ज़रा गौर करना, यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, आर फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उनके दरमियान कितना है। ठीक है, तो डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए आप इस आर को अलग कर दें। आर यहाँ पर है डिनोमिनेटर में, डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ ऊपर लेकर आ जाएंगे, और ये जो एफ यहाँ पर है इसको यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, फिर आप फर्दर जी की वैल्यू पुट कर दें जो भी है, जो यहाँ पर देखें यहाँ पर है मास M1 की वैल्यू 40, M2 की वैल्यू 20, फिर फोर्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी ये। ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद अब आप क्या करें, इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 5336 आ जाएगा, और फिर 3.33 ये जो एक्सपोनेंट है इनको क्या कर दें, एक जगह कर दें, ये -7 जाकर +7 हो जाएगा। ये इतने डिटेल से कैलकुलेशन बताने का मकसद ये है कि आप लोग बगैर साइंटिफिक कैलकुलेटर के कर सकें। ठीक है, इसलिए बताया जा रहा है, अदरवाइज साइंटिफिक कैलकुलेटर से तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर आगे देखें, नेक्स्ट देखें कि अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये -4 आ जाएगा। उसके बाद फर्दर देखें क्या कर रहे हैं, ये है 1.1602.4। इस पॉइंट को अगर यहाँ से यहाँ लेकर आते हैं तो खुद सोचें, जब यहाँ से यहाँ लेकर आते हैं तो कितना जो है डिस्टेंस ट्रेवल करना, कितने डिजिट का जो है मतलब 3 डिजिट यहाँ आ जाएगा, 3 डिजिट यहाँ आ जाएगा। या अगर आप और आगे लेकर आए, फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ लेकर आ जाएं तो कितने डिजिट हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो 0.1602 एक्सपोनेंट हम क्या कर देंगे, कितने डिजिट, 4 डिजिट, तो यहाँ 4 आ जाएगा। हम 4 क्यों लेकर आ रहे हैं, उससे फायदा क्या होगा कि अगर यहाँ पर +4 आ जाता है तो +4 और -4 के आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड होकर क्या हो जाएंगे, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 0 हो जाएगी, यानी कि 10 पावर -4 +4 तो 10 की पावर 0, और ये बराबर 1 के आ जाएगा। इसलिए हम इसको यहाँ पर डेसिमल को ले आते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इससे जो सोल्यूशन आता है वो ये आता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाती है। इस तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद इसी तरह का और भी न्यूमेरिकल एक है इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक में मौजूद है, वो आप खुद भी अब कर सकते हैं, क्योंकि आपने जितने न्यूमेरिकल किए हैं होपफुली वो वाला न्यूमेरिकल भी आप कर लेंगे। सारे न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट बाकी आपको करवा दिए गए हैं और आपको समझ आ गए होंगे। और मैं एक बात बार बार कहता हूं कि अगर आप लोगों को किसी भी न्यूमेरिकल में जब प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसको दोबारा देखा करें, ताकि आपको वो बात अच्छी तरह समझ आ जाए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में जाकर सवाल भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जो लेक्चर होगा उसमें फिर नेक्स्ट टॉपिक को हम
डिस्कस करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। थैंक यू।